ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं रईस मजदूर की। जी हाँ, जो मजदूर आज के समय में एक दिन में 47 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है वो रईस की श्रेणी में आता है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार। भट्टे साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर? देखिए, जो ये रंगराजन रिपोर्ट आई है, ये यूपी की सरकार में इन्होंने ये पहले रंगराजन एक बनाया था। उसमें जो रिपोर्ट दी है उन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि ये संतोषजनक रिपोर्ट है, ये गलत है। और एक तो मैं ये मोटी मोटी बात बताऊंगा। एक तो ये चाहिए कि एक और ऐसा बनाना चाहिए जो एक साल बाद रिपोर्ट दे इसकी। नंबर एक, यूपी की सरकार रही 40-45 साल। मेरे ख्याल में, मेरे को ऐसे लगता है उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई कि जो गरीबों का उत्थान किया जाए, जो गरीबी से लोगों को निकाला जाए। उन्होंने हमेशा ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे कोई मंत्री बना, चाहे कोई संतरी बना, ऐसी योजनाएं बनाई कि अपने ही लोगों का उत्थान किया जाए। अभी जो इन्होंने योजनाएं बनाई, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार रिपोर्ट की हम बात करें तो ये रिपोर्ट, अब क्योंकि आपका 2 दिन के बाद बजट भी आना है, आप लोग बजट भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट काफी अहमियत रखती है आप सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि 10 करोड़ ज्यादा गरीब और बढ़ गए और बड़े हैं, जो कि आंकड़ा पहले था। और जो नीतियां बनेंगी वो प्लस 10 करोड़ लोग और अगर बढ़ जाते हैं तो उसके हिसाब से नीतियां बनेंगी और पैसा उसी के हिसाब से खर्च होगा। तो क्या आपकी सरकार इसे मानेगी, लागू करेगी इस रिपोर्ट को, या इस रिपोर्ट के अनुसार काम करेगी, या फिर एक और सर्वे करवाया जाएगा? मेरे को ऐसा लगता है कि एक सर्वे और करवाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये जो इन्होंने रंगराजन जी ने रिपोर्ट दी, ये कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। उसके कारण जितनी भी योजनाएं सरकार ने शुरू की उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब मैं कहता हूं कि गांव के अंदर जैसे एक योजना शुरू की हुई है मनरेगा वाली, जितना इसमें भ्रष्टाचार है इतना किसी में है ही नहीं भ्रष्टाचार। और उन्होंने जितनी योजनाएं की ना, केवल खाने के लिए की, कोई गरीब का उत्थान करने के लिए नहीं की। मतलब मैं ये चाहता हूँ गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को हटाने का आंकड़ा के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखो ना, ये रिपोर्ट क्या कह रही है। आप क्या समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए? एक तो इसमें खास बिंदु ये भी है कि अगर एक व्यक्ति 47 रुपए एक दिन में कमाता है शहर में तो वो गरीब नहीं है। दूसरी बात ये कि एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला एकात्मक परिवार हमारे देश की सांस्कृतिक परिधि में नहीं आता है। हम लोग एक संगठित परिवार में रहते हैं। कम से कम एक व्यक्ति के पीछे 4-5 लोग उसके सहारे पर रहते हैं। तो उसके अनुसार अगर सारी परिस्थितियों को देखा जाए तो क्या देखते हैं आप इस रिपोर्ट में? मैं इसको ये देखता हूँ, अगर अरुण जी इसको मान के हम चलें तो कमाने वाला 1 या 2 व्यक्ति हैं तो इनकम को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 हैं तो, और एक्सपेंडिचर को 5 मेंबर 6 मेंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पर डे इतना डेफिसिट उनके आ रहा है, इतने वो लोग घाटे में हैं। हाँ। तो ये सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति की हम बात करें, हम परिवार की, समाज की बात करें, एक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के तो और भी गंभीर समस्या है ये। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति परिवार का कमाने वाला नहीं है। और जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि कमीशन और बिठाए जाने से समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान जो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले इंडिया में पॉपुलेशन पॉलिसी बने, क्योंकि पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है। बहुत पहले 1975-6 में इंदिरा गांधी के टाइम में एक बार वो आया था और उसकी वजह से उनको सत्ता से जाना पड़ा था, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन गलत थी। लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी बने। इसके अलावा हम जो जैसे गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, करप्शन की, आप भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है, तो स्कीमें तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतनी घटिया स्तर की है कि इवन प्राइम मिनिस्टर तक ये कहते हैं कि 15 पैसे पहुंचते हैं रुपए में से। हाँ, बिल्कुल। तो वो गुड गवर्नेंस नहीं है। इसके अलावा आइडियल पॉलिटिशियंस ही, सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। कब तक इसको हम आगे टालते रहेंगे? तो काम करने की जरूरत है। आदर्श व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए, वो दिखाएं करके, क्योंकि बातें नहीं, काम दिखता है, काम बोलता है। अब जैसे किसको नहीं मालूम कि कितने मेडिकल कॉलेजेस, इवन इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे होने लगे हैं नॉन अटेंडिंग। क्या कोई नॉन अटेंडिंग होके इंजीनियर बन सकता है? नहीं बन सकता। या मेडिकल कॉलेजेस में इलाज किस तरह से होते हैं, डॉक्टर्स में भी, हर महकमे में आप देखिए क्या हो रहा है आजकल। अच्छा सर, इस पे क्या लगता है आपको? अब क्योंकि अगर देखा जाए इस हिसाब से 5 लोगों का एक परिवार है, उसके अगर खर्चे, एक्सपेंडिचर, अगर उसका सारी चीज़ें मिला करके देखा जाए तो लगभग, और एक व्यक्ति की अगर इस आंकड़े को अगर माना जाए तो 7,035 रुपये ये बताया जा रहा है कि एक अगर परिवार कमाता है 5 लोगों का तो वो गरीब नहीं है। जी।
लेकिन 7,000 रुपए में 5 लोगों के एक परिवार को संभालना निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल है बहुत भारत मुश्किल, देश में। क्योंकि तो खाने का आंकड़ा बताया ना, वो रोटी बिल्कुल। खाने की बात है, हाँ। कपड़ा भी उसके बाद चाहिए, स्वास्थ्य भी आ जाता है, स्वास्थ्य भी आ जाता है, एजुकेशन आ शिक्षा जाती भी है। आती है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अब सरकार का बजट आने वाला है, क्या लगता है आपको, सरकार इस रिपोर्ट को मान के इसको लागू करेगी या इसके अनुसार ही अपनी नीतियां बनाएगी, या फिर सरकार कोई और कदम इसको लेकर के आगे उठाने वाली हो? आपके अनुसार जिस क्या प्रकार से जो रिपोर्ट पे अभी पॉलिटिक्स हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना उसमें देखती है, मेरा मानना ये है कि जैसे अपनी ज़रूरतों को देखते हुए गवर्नमेंट जानती है कि किस तरह से क्या होना चाहिए, और जो अपीजिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं वो रुकनी चाहिए। उनको पता है कि लीकेजेस कहाँ कहाँ हैं, आप लीकेजेस को रोकिए, करप्शन को रोकिए, बजट में आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक भी ये है कि अगर आप मिनिमम भी नहीं देंगे, देखिए कुछ एक जैसे इनकम टैक्स में है छूट की बात, थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा। अब आलू प्याज खाने पीने की चीज़ें महंगाई होती जा रही, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहला बजट है बहुत ज़्यादा वो दे पाएंगे, क्योंकि देश के सामने समस्याएं बहुत हैं। वो सिर्फ देने से समस्या सोल्व नहीं हो जाती। आपको एक थोड़ा हार्ड बजट देने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा, करप्शन को रोकना पड़ेगा, और पॉलिटिशियंस को जैसे मैंने बताया आइडियलिज्म देना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को भी यूँ दिखाना पड़ेगा कि ईमानदारी से काम करें। गीता जी क्या मानते हैं आपकी, 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है या 10 करोड़ लोगों को और अरुण जी, जैसे भाटिया जी कह रहे थे भ्रष्टाचार, अब लोकतंत्र के अंदर प्रजा ने इनको मौका दिया है, मोदी जी को, बीजेपी को तो दिया नहीं मौका। मोदी जी बने हैं प्रजा की वजह से, क्योंकि उनके भाग्य में जोर था। लेकिन अब जो मौका दिया है, उन्होंने 1 महीने में तो अपना सब कुछ भारत के अंदर अपना राजा बना लिया। लेकिन आप लोगों ने तो 10 करोड़ और एक्स्ट्रा उनके ऊपर गरीबी के लोग नहीं, अब ये कह रहे हैं ना कि रंगाराजन ने हमें बिठाई है, अपना आदमी बिठाए वहाँ, उसकी रिपोर्ट मंगाए हर साल, फिर देखते हैं कितनी गरीबी है, कम करते हैं। हमने तो बहुत सी स्कीमें भी, इन्होंने क्या किया, इतने साल इन्होंने क्या किया। ऐसे है, मैं छिकारा जी एक बात कह रहे थे, मैं पहले उनके विषय में ये बात कहूँगा, जो इन्होंने जनसंख्या की ये बात कही, पूरे देश में सभी लोगों को मिलके एक प्रयास करना चाहिए और सब उनके सरकार के पक्ष में बात करनी चाहिए। एक तो जो बाहर से लोग, बांग्लादेशी और इधर उधर से लोग आ रहे हैं, वो हमारे देश में नहीं आने चाहिए, नंबर 1, क्योंकि सभी पार्टियां सपोर्ट करेंगी। जब तो सरकार आपकी है, मोदी जी आवाज कर रहे उठाते हैं, कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरा हम जो करेंगे कि जनसंख्या के कंट्रोल केवल कुछ लोग, कुछ जातियों पे नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हम रह रहे हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, ईसाई हैं, सबके ऊपर बराबर का कानून लागू होना चाहिए, एक ही नियम लागू होना चाहिए। जब हम ये सारे कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 1, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि बहुत खामियां है इसके अंदर, समय लगेगा, लेकिन सारे जितनी लीकेज है सब ठीक हो जाएंगी। अब जैसे मोदी जी ने सभी मंत्रियों को ये कह दिया कि कोई भी मंत्री अपने घर के लोग वहां पे नहीं रखेंगे, बात खत्म हो गई। अब क्या है कि पहले मंत्री क्या करते थे, सारे व्यक्ति अपने घर के रख लेते थे। तो मतलब अब किसी ना किसी को काम मिलेगा, ये नहीं है नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे हर एक व्यक्ति के पास अपना मकान होना चाहिए, मकान होगा तो हर एक व्यक्ति को, हर एक गरीब आदमी को मकान मिलेगा, लेकिन उसमें लीकेज नहीं। लीकेज ऐसे होती है, किसी को 2 लाख रुपए मिलने हैं, 1 लाख तो पहले ही गायब हो जाता है। लेकिन सर अब तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहूंगा, जैसे हुडा में प्लॉट्स निकलते हैं, जी। एक्सक्यूज मी अरुण जी, जैसे हुडा में प्लॉट्स निकलते हैं ईवीएस के लिए, गरीबों के लिए, उसमें नाम किसी का होता है, एप्लीकेशन कोई, सारे मंत्री ले जाते हैं, अलॉटमेंट किसी को होती है, रह कोई और रहा है। ओवरऑल देखा जाए सर तो एक जो जड़ है जो वो भ्रष्टाचार है, जड़ भ्रष्टाचार है। ये बात किसी के बारे में, किसी विषय में अगर हम बात कर ले तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। जीडीपी, ये देखिए जो पैरेलल इकोनॉमी, हम करप्शन की बात करें तो जितनी हमारी जो जीडीपी है उसके पैरेलल, उससे भी ज्यादा ब्लैक मनी चलती है, जो ब्लैक इकोनॉमी उससे भी ज्यादा बड़ा ये आपने बड़ा जबरदस्त तो वो गवर्नमेंट को पता, ऐसा नहीं पता नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। चलिए फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा आगे इस चर्चा को बढ़ाने के लिए, माफी चाहूंगा, बीच में चर्चा रोकनी पड़ रही है, लेकिन शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसे एक हेल्दी डिबेट बनाने के लिए। और एक नजरिया जो निकला है इस पूरी चर्चा से कि भ्रष्टाचार एक जड़ है,
अगर उसे अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है पूरा का पूरा पेड़ अपने आप ठीक हो जाए। अगर हम टहनियों को ठीक करने, पत्तों फूलों को ठीक करने में लगे रहेंगे तो जड़ तो हमेशा खराब रहेगी, पेड़ पूरा का पूरा खराब रहेगा। तो कोशिश ये करनी है कि भ्रष्टाचार को मिटाना। देखना होगा नई सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के दावे तो कर रही है, लेकिन उस दावों पर खरा कितना उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। और रही बात 47 रुपये कमाने की और 32 रुपये गाँव में कमाने की, ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना कमाते हैं। और किसी गरीब को और किसी भिखारी को भीख मांगने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि 47 रुपये से ज़्यादा अगर भीख ले ली तो अमीर बन जाएगा। ला दीजिए इजाज़त, नमस्कार।